दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और चौथा नज़रिया बजट पर चौथे नज़रिए के तहत बात करने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, आप तमाम जो अभी एक्सपर्ट हैं टेक्निकल लैंग्वेज में आपने बातें सुनी होंगी, बहुत सारे बजट के डाटाज भी आप लोगों ने सभी सुनी लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे, बहुत कुछ आप जान गए होंगे। ये एक एंगल सरकार का, एक समर्थकों का और दूसरा क्रिटिकों का, तो तीनों एंगल आपने मेरे ख्याल से अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए होंगे। चौथे नज़रिए पर बात कर लेते हैं। मैं दरअसल इस वक्त जो बजट पेश किया गया है उसको किस नज़रिए से देखता हूँ, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप गौर कीजिएगा कि जब अभी पिछली रात में म्यांमार की फ़ौजों ने कब्ज़ा किया म्यांमार पर और मार्शल लॉ लगा दिया, इमरजेंसी लगा दी, और जब ये लोग संसद की तरफ, घिराव की तरफ जा रहे थे, टैंक और जहाज़, तो जो ये लड़की है ये वहाँ पर एरोबिक डांस, मतलब अपना कुछ प्रैक्टिस कर रही थी स्टेज पर और नाच रही थी, मस्त थी अपनी। इसको पता ही नहीं था कि दरअसल देश पर सत्ता बदल चुकी है, सूची गिरफ्तार हो चुकी है, सत्ता पलट चुकी है, ये तमाम हालात हो चुके हैं। ये अपने डांस में मस्त थी, जबकि इसके पीछे से फौजें जा रही थी, संसद का घेराव कर चुकी थी और ये मस्त थी डांस में। ठीक इसी तरह के हालात मुझे नज़र आते हैं हिंदुस्तान की आवाम के। इस लड़की में और हिंदुस्तान की आवाम में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए सभी आवाम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मगर आज भी ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो इसी तरह के लोगों की है। क्योंकि मैंने कल बहुत सारे लोगों से बातचीत की, गुफ्तगू करने के, उनके विचार जानना चाहा, वो क्या समझे ये जानना चाहा। तो उन्होंने जो मुझे तासुर मिला वो ये था कि मीडिया, तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा है कि इस बजट में जो है अच्छा काम किया गया है, बढ़िया प्रावधान किए गए हैं, तो वो अच्छे ही होंगे। तो सब लोग मान रहे हैं कि जो कुछ अभी हमको पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 के चलते नुकसानात हुए हैं, इसको सब कवर कर लिया जाएगा और फिर से किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी, लोगों में बाज़ार में काम आना शुरू हो जाएगा, फैक्ट्रियाँ, जो लोगों का, हिंदुस्तानियों का कारोबार है वो बढ़ चलेगा। कुछ इसी तरह का तासुर अभी भी मौजूद है। तो इसलिए मैंने ये जो दिखा रहा हूँ, मैं बर्मा का वाक़या आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ। इस वाक़ये को देखिए और अपनी सूरत आईने में देखिए, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं सिमिलरिटी आपको नज़र आएगी। खैर, आप जो चाहें करें, जो चाहे देखें, मुझे क्या। मैं तो सिर्फ अपना चौथा नज़रिया इस बजट पर क्या रखता हूँ उस पर बात कर रहा हूँ। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। मैं मोटी मोटी चीज़ों को लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस देश का कितना भला होने जा रहा है। पहली बात, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पेट्रोलियम है उस पर रेट बढ़ा दिए गए और उस पर इस नाम से टैक्स लगाया गया, जो सेस लगाया गया है कि ये कृषि सेस है 4%, यानी कि कृषि में हम इसका लाभ पहुंचाएंगे और किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, इसलिए कृषि सेस के नाम से जो है 4% टैक्स लगाकर 2.5% आपने जो है 2.5 रुपये की बढ़ोतरी कर दी और 4% टैक्स सेस लगाकर और बढ़ा दिया तेल की कीमतों को। तो दोस्तों, ये जो कृषि का नाम दिया गया, ये मुझे जो लगता है कि फ़िलहाल जो भी इस सरकार के सलाहकार हैं और जो स्कीम तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं से इमोशनल पहलू लेकर आते हैं, इमोशनल डायलॉग लेकर आते हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद का हो, देशद्रोह का हो। अब कृषि, किसान का मुद्दा गर्म है तो उसको कैच करना। ठीक मीडिया में जैसे कोई खबर आती है हम लोगों के पास, तो जो हमारे नए नए बच्चे बैठे होते हैं, हम उनकी ड्यूटी लगाए रखते हैं कि जब कोई खबर आए तो आप उस पर हेडलाइन जो है वो ऐसी बनाएं कि वो कैची हो, कैच करे तुरंत। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार के पास जो है वो काफ़ी एक्सपर्ट टीम है जो टाइटल निकाल के लाती है। तो कृषि सेस कह देने से आमदनी दुगनी हो जाएगी। 2022 तक का तो बिल्कुल वादा ही किया था, 21 शुरू हो चुका है, 21-22 का बजट पेश किया जा चुका है। इस बजट के हिसाब से आपकी आमदनी दुगनी होनी चाहिए। अब इस दुगनी के दूसरे पहलू में, यानी कि आपने जो तेल के रेट बढ़ाए हैं, इस टैक्स को आम जनता पे करेगी। आम जनता कौन पे करेगी? वो लोग जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप टैक्स दे रहे हैं सरकार को, जो बसों में
टिकट लेकर किराए पर जाते हैं वो, क्योंकि सब किराए बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें जो है रेल किराए बढ़ेंगे, बसों के किराए बढ़ चुके होंगे, ये सब आपके गाड़ी का तेल, आपके ट्रैक्टर में डाले जाने वाला, खेत बहाने वाला जो तेल है, उस पर भी किसानों का वो कृषि सेस बना लगा दिया गया है कि किसानों से ही 4% लिया जाएगा और उसी से आमदनी डबल हो जाएगी। कमाल की जादूगरी है साहब, कमाल की जादूगरी है कि किसानों को जो तेल मिलेगा वो 2.5% बढ़ोतरी के बाद 4% कृषि सेस उसमें लग जाएगा, उनके ट्रैक्टर में, तो उनके वाहन में जो तेल डाला जाएगा वो 4% और 2.5 रुपये और बढ़ाकर उस पर लगाया जाएगा और आमदनी दुगनी हो जाएगी। ये कमाल की जादूगरी है कि वो खर्चा बढ़ाते हैं, खर्चे को बढ़ाने के बाद कहते हैं आमदनी बढ़ रही है। आमदनी सरकार की बढ़ रही है यहाँ पर और बताई जा रही है किसानों की बढ़ रही है। अब हम अगले पड़ाव पर आते हैं कि एमएसपी को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, किसानों को लेकर ही काफ़ी चर्चाएं हुई हैं इस बजट में। तो एक बात बताइए दोस्तों, सरकार ने, चलिए रेल बेच दी वो अलग बात है, जहाज़ बेचे जा रहे हैं, बाकी सड़कें भी जो निकाली जाएंगी उन सड़कों पर भी जो है प्राइवेट लोगों का हाथ होगा, इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों का होगा और वो फिर जो है उसको टैक्स के तौर पर, कमाई के तौर पर टोल टैक्स लेंगे। एक चीज़ यहाँ देख लीजिएगा कि इसमें जो अभी हमने बताया था, मैंने अपने एक प्रोग्राम में आपको, कि गांव-गांव तक पहुंच बनाना, सड़कें अच्छी बनाना, राहदारी को ठीक करना, ये एजेंडा था 17 सस्टेनेबल गोल का। उसी के तहत लोगों को फंडिंग की जा रही थी। उस पैसे को कौन लेके आएगा और उस पर मुनाफा कौन कमाएगा, ये एक बहुत बड़ा खेल है, इसको जाने दीजिए। अलबत्ता इसमें भी किसानों की ज़मीनें जाएंगी, जब सड़कें निकलेंगी तो इसे भी मत भूलिएगा। यहाँ भी किसानों की ज़मीन आमदनी कैसे दुगनी होगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर उन लोगों की कमाई बढ़ जाएगी कि जो हम लोग अपनी सड़कों पर नेशनल अखराजात पर जो, क्योंकि उद्यम जो जैसे पेट्रोलियम, रेल, सारी चीज़ें और टैक्सेशन सब सरकार के पास आता है, सरकार अपना इंतजाम करती है, प्रॉफिट कमाती है, फिर जनता के लिए राहदारी बनाती है और उनको नौकरी भी देती है, उनकी प्रबंधन भी करती है और हम सड़कों पर फ्री भी चल पाते हैं। तो अब हम फ्री नहीं चल पाएंगे, ज़्यादातर पर हमको सड़क पर पैसे देकर चलना पड़ेगा, ज़बरदस्ती हमको इंश्योरेंस करवाना ही पड़ेगा गाड़ी का, जो उसके बगैर पुलिस वाला आपका चालान काट देता है। जो इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट है वो तो है ही, जो सरकारी है साहब ये भी अब प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएगी। यानी कि जिस पर डंडे के जोर पर आपसे इंश्योरेंस कराया जाता है, वो डंडे के जोर से कमाए जाने वाली रकम जो प्रॉफिट में चल रही है, ये सब प्राइवेट लोगों के, कॉरपोरेट के हाथ में चली जाएगी। प्राइवेट भी 2-4 लोगों से ज़्यादा नहीं है, मत भूलिएगा कि इसमें कोई 2-4 हज़ार लोग शामिल हैं, देश के 2-4 हज़ार लोगों का भला होगा, बिल्कुल नहीं है। 2-4 लोग ही हैं जिनके पास ये सब कंपनियां हैं और जो इनका जो पिछले आपने 50,000 तक अंक देखा था जाते हुए सेंसेक्स का, वो यही था। मैंने आपको तब बताया था कि इसमें प्रॉपर्टी सेल के लिए निकाल दी गई है सरकार की, तो अब उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगा और खरीदारी दिखेगी, वो खरीदारी अंकों के तौर पर रिफ्लेक्ट कर रही है। सरकार की, देश की आमदनी नहीं बढ़ रही है, देश का माल बिक रहा है, घर के बर्तन जो है वो सेंसेक्स में बेचे जा रहे हैं, जिस वजह से आपको 50,000 तक जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये घर के बर्तन जो बिक रहे हैं, आप घर के बर्तनों की बिके हुए की कीमत हम देखकर खुश हो जाएं और अब हमारे पास खाने पकाने को कुछ न बचे, ये स्थिति पैदा होने वाली है, इसे मत भूलिएगा। क्योंकि देखिए, आपने जितने जो आपके पास संसाधन है जिसमें आप देश की जनता को रिजर्वेशन के तहत नौकरियां देते हैं, वो तमाम रिजर्वेशन के तहत दी जाने वाली नौकरियां किस चीज़ों में देंगे? चूंकि आप सबका प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, सब में विनिवेश में आप पैसा ले लोगे, धीरे धीरे 70% तक, आप 74% तक सब बेच डालोगे। उसके बाद जिनके पास ज़्यादा शेयर होंगे वो लोग फैसला करेंगे और वो लोग एक अलग तरीके से फैसला करेंगे कि वो अपनी नौकरियों पे किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं। रिजर्वेशन जैसी चीज़ों में हमारी इंडियन बैकवर्ड कम्युनिटी को जो आगे ले जाने का हमारा आज़म था, वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ये सबके लिए बजट है, ये कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि ये सब काम जो जिनमें नौकरियां दी जाती हैं, ये सभी उद्यम जो हैं वो प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ ये इतना हो तो कोई मतलब बहुत, चलो कहीं कंप्रोमाइज़ करें। आज चीज़ देखिएगा कि विदेशों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार इतनी लालायित क्यों है।
एक तरफ कहते हैं कि विदेशी इन्वेस्टमेंट आएगा, नहीं, ये उल्टी बातें की जा रही है। विदेशियों का फायदा करवाने की बातें मुझे नजर आ रही हैं, उनके प्रॉफिट बढ़ाने के, उनके मुनाफे बढ़ाने के, इस देश को लूट खाने के और देश की कंपनियों को बंद कैसे कराने की इस बजट में साजिश है। जो मैं देख रहा हूं मैं वो कहूंगा, देखिए अगर आप जो एक एक्साइज ड्यूटी लेते थे, माना शराब बनाने की कंपनियां भारत में हैं, आप उनसे लेते थे 50% एक्साइज ड्यूटी लेते थे, और आप जो विदेशों से आती थी ये ब्रांड पैक, उनसे आप 150% तक लेते थे एक्साइज ड्यूटी। तो ये इससे क्या होता था कि जो विदेशों से आने वाला माल है पैक, जो उनके किसानों की माल से बना है, उनके किसानों की फसल से बना है, उनकी कंपनियों के को मुनाफा दे रहा है, वो उस पर भारत भी एक्साइज लगाकर इसका इतना महंगा करता था कि ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच ना बने, कंजप्शन ज़्यादा ना हो, सरकार को टैक्स भी पूरा मिल जाए, चूँकि जो अमीर हैं वो तो लेंगे ही, और आम तौर पर जो एक दूसरा मिडिल क्लास और दूसरा तीसरा तबका है उस पर भारतीय जो कंपनियां हैं वो अपना काम करती रहें, उनको आमदनी मिले, शुगर मिले और किन्नू मिले, और ये सब जो चीज़ें इसमें आती हैं जो किसानों की ही फसल से ये सब शराबें वगैरह बनती हैं। तो बेसिकली अब अगर आप इसको उल्टा कर देंगे कि आप विदेशी कंपनियों इंपोर्ट पर एक्साइज घटा देंगे, इंपोर्ट पर वो आप 50% रख देंगे, और जो इंडियन कंपनी है उस पर एक्साइज बढ़ा दोगे, ठीक है शराब के दाम वही रह गए, प्रोडक्ट के दाम वही रह गए, मगर विदेशियों को आपने 100% कम करके सिर्फ 50% पर लेके आ गए, और आपने भारतीय कंपनियों पर जो है टैक्स बढ़ा दिया। तो इसका मतलब साफ है कि अब भारतीय कंपनियों से सस्ते में भी माल बेचने के लिए और मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए विदेशी कंपनियों के सामने मार्केट अवेलेबल होगी, और भारतीयों को अपने ही देश में ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी देने के कारण विदेशी ब्रांड जिनको राहत दी गई है उनसे कॉम्पिटिट करने की स्थिति में नहीं आना होगा। एक तो माल जो है उस स्टैंडर्ड का नहीं बना होगा, ऊपर से उसकी लागत बहुत बढ़ चुकी होगी, और लागत बढ़ने के बाद एक अच्छे माल के सामने वो क्वालिटी वाइज नहीं ठहरेगा, और क्वालिटी वाइज जहां नहीं ठहरेगा उस ऊपर से दाम उससे भी ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब ये उद्योग आपको खत्म करने के लिए प्रावधान कर रहे हैं। आप कहें कि मैं इसी पे क्यों इतनी चर्चा कर रहा हूं और मुझे क्यों शक हो रहा है कि इस तरह के जो घरेलू उद्योग हैं उनको बंद कराने की बात की जा रही है, तो मैं इससे भी बड़े मैटर पे आ जाता हूं दोस्तों, इससे बड़े मैटर पे आ जाता हूं जो स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ा खेल इस देश के साथ हो रहा है और आम मिडिल क्लास के साथ हो रहा है। वो तमाशा समझिए क्या है, वो आप समझ चुके हैं। किसानों के ट्रैक्टर होते हैं, ट्रैक्टर खरीदे जाते हैं, ट्रैक्टरों की आज की तारीख में 5 लाख 7 लाख इस तरह से इंजनों की गारंटी आती है कि आपके जो इंजन हैं वो इतने दिन तक कि हम कंपनी के तौर पर गारंटी लेते हैं, क्लेम आप कर सकते हैं, वारंटी देते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, यानी कि आपकी कम से कम 15 से 20 साल तक की जो लाइफ है उसकी गारंटी लेकर चलते हैं। उसके बाद भी शायद भारत आज दुनिया में इकलौता देश कहलाएगा जिसमें ये कि आप 10 साल से ज़्यादा डीजल का वाहन और 15 साल से ज़्यादा पेट्रोल का वाहन आगे नहीं चला पाएंगे और आपको ये स्क्रैप में डालना पड़ेगा। और स्क्रैप के लिए सरकार प्रबंधन कर रही है कि ऐसी यूनिटें लगाई जाए जहां इसको जो है सरकारी तौर पर क्रैश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, और ये जो ये मामला है इसको बिल्कुल आगे ना चलने दिया जाए। इसमें लगता है कि आपको पॉल्यूशन नज़र आ रहा है कि पॉल्यूशन के लिए किया जा रहा है। नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ पॉल्यूशन के लिए किया जा रहा है। दरअसल आपको सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति में जब कोरोना महामारी को लेकर अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरी, जीडीपी गिरी, उसमें भारत था। भारत की सबसे ज्यादा जीडीपी गिरी है। इस साल की भी जो आकलन किया गया है, हम 7% माइनस में सरकार मान रही है। जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना तो कई एजेंसीज का ये भी है कि 10% से ज़्यादा इस बार भी माइनस में जीडीपी रहने वाली है। यानी कि हमारी कंपनियां, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो घट रही है। पिछले साल पहले 23% घटी, उसके बाद 10%, 12% घटी, 9% घटी। अब हमारी जो जीडीपी जो हमको दिखाई दे रही है यानी 10% और घटेगी। यानी कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन है, वो घटता जा रहा है पिछले साल के मुकाबले अगले साल में, या पिछली तिमाही के मुकाबले अगली तिमाही में। तो स्थितियां जो है लगातार डाउन की तरफ जाने वाली चीजों को आप और कैसे खत्म करने जा रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। देखिए, ये 10 साल और 15 साल का मामला
इसको तमाम दुनिया में, मतलब कम से कम हिंदुस्तान में, मैंने कहा कि हिंदुस्तान इकलौता देश हो सकता है क्योंकि बाकी देशों में ये होता है कि आप अपने वाहन की फिटनेस कराइए, फिटनेस पर अगर ये आरटीओ की और जो टेक्नीशियंस हैं उनके सामने ये खरा निकलता है तो आप इसको चलाएं सड़कों पर। सरकार का जो आप एक पैसा है, टैक्स है, वो अदा करिए और वाहन को आप अपने फिट फोर रखिए, जिससे क्या होता है कि वहाँ के जो मैकेनिक्स हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं जो फिटनेस करने का काम करते हैं, वो उन सबको कारोबार मिलता है। कारोबार वहाँ तो सिर्फ जो है फिर भी बहुत कम है। हिंदुस्तान कैसा है वो समझिएगा आप बात को। हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि यहाँ पर जब आप बाजार में निकलते हैं तो हर 9 से 10वीं जो शॉप होती है वो जुड़ी होती है पुराने वाहनों के कारोबार से। उसके कोई अलग अलग पार्ट्स बेच रहा होता है, कोई उसके दूसरे हिस्से को बेच रहा होता है, कोई उसके लिए मोबिल ऑयल बेच रहा होता है, तो कोई पुराने वाहनों के लिए अलग अलग चीज़ें, कोई बल्ब बेच रहा होता है, तो कोई ढक्कन बेच रहा होता है, तो उसके बाद कोई डेंटिंग कर रहा होता है, तो कोई पेंटिंग कर रहा होता है, कोई मैकेनिक होता है। ये आप जिस हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी तक, महाराष्ट्र से बंगाल तक, आप पूरे हिंदुस्तान में जाइए, आपको हर शहर, हर कस्बे में हर 10वीं 11वीं 12वीं शॉप जो है वो आपको पुराने वाहनों के कारोबार से जुड़ी हुई मिलेगी। यानी कि हिंदुस्तान के इतने बड़े हिस्से को, जिसमें मैं ये समझ रहा हूँ कि कम से कम 10 से 15 करोड़ लोग जो हैं जिस कारोबार पर मुनसर करते हैं, उनको बेरोजगार कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप 10 साल डीजल की गाड़ियाँ जो आती हैं, जो विदेशों की बेचने के लिए यहाँ प्रावधान किए जा रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप विदेशी कंपनियों की गाड़ी खरीदिए, कुछ जापान की है, कुछ कोरिया की है, कुछ अमेरिका की है, कुछ जर्मनी की है, वो तमाम जो है, हमारी तो 1-2 गाड़ियां हैं जो भारत की है, वो बाकी सब विदेशों की गाड़ियां यहां पर बिकती हैं। उनकी गाड़ियों को आपको जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। सरकार आपकी गाड़ियों को क्रैश करा देगी, बंद करा देगी पूरी तरह से। उसमें एनवायरमेंट का बहाना लिया जाएगा, यूएन का बहाना लिया जाएगा। सब खेल है ये यूएन पुएन, एनवायरमेंट पर कुछ नहीं है, सब ये धंधा है कॉर्पोरेट का। सीधी सीधी बात है। मैं सीधी बात कहने की कोशिश कर रहा हूं पूरी तरह से कि ये उनकी गाड़ियों को आप ज्यादा से ज्यादा खरीदो। का आप खरीदोगे कहां से? किस देश में ये फार्मूले अपनाए जा रहे हैं जहां पे लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, जहां पर बाइंग कैपेसिटी कम की जा रही है, जहां पर जो एक अलग अनघड़ तरीके से सिर्फ आपने एक कंपनी वाले ने सिर्फ आया, उसने पूरे हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को समझे, मेरी गाड़ियां बिकवा दो, तो आपने कह दिया कि चलिए हम 10 साल के प्रावधान कर देते हैं, 10 साल के बाद आपसे फिर नई गाड़ी खरीदेगा, आप वो गाड़ी खरीदने के लिए चला जाएगा। यहाँ 20 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उसका आपको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि ये पूरे बाजार में देखिए, हिंदुस्तान के बाजारों में घूम घूम कर आप रोड पे चलते हुए आपको जगह जगह बोर्ड नजर आते हैं। कोई पंचर लगाने वाला होता है, तो कोई मैकेनिक ठीक करने वाला होता है। तो मतलब ये सब कारोबार से, ट्रांसपोर्टेशन को, पुराने वाहन को ठीक करने के कारोबार से जुड़े हुए भारत के बहुत बड़े हिस्से को रोजगार देने का यह व्यवसाय है, जो नई गाड़ी को ही आपको 10 साल बाद की स्थिति में, जब उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा होता है, स्क्रैप करानी पड़ेगी। तो इसका मतलब इनके रोजगार को घटकर मात्र 1-2% पर रह जाएगा। 98-99% ये खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। किसानों के ट्रैक्टर जो वो लेके आते हैं, जो मेरे ख्याल से एक 7-8-10 साल की तो किस्तें ही बनवाई जाती हैं। यानी जब तक वो बैंक को ब्याज देते रहेंगे, बैंक उसका मालिक रहेगा, एक तरह से महंगे किराए पर वो ट्रैक्टर को चला रहे होंगे। उसके बाद आप कहेंगे इस ट्रैक्टर को जो है जाइए स्क्रैप में कटवा दीजिए, अब नया दीजिएगा। बैंक को आपको ब्याज देते रहना पड़ेगा। आपका अब फ्री हो गया, फ्री होकर आप कमा नहीं सकते इस देश में। आप जो कमा रहे हैं, बैंक को आपको ब्याज देना पड़ेगा, विदेशी कंपनियों का माल आपको खरीदना पड़ेगा। जबरदस्ती हमारी सरकार ये प्रावधान करेगी कि आप जो है बिल्कुल विदेशियों को पैसा उनके घर में पहुंचाए बगैर, बैंकों को जो बैंकों में ब्याज है वो दिए बगैर आप इस देश में जिंदा नहीं रह सकते हैं। आपको कॉर्पोरेट घरानों का पेट पालना पड़ेगा। आप गुलाम हैं, मजदूर हैं, उनके लिए कमाते हैं। आप अपने बच्चों के लिए न कमाएं, न शांति से रहे, न आराम से रहे। मुझे बिल्कुल साफ ये नजर आ रहा है। आप कहते हैं कि बड़ा अच्छा किया जा रहा है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए इस देश में कि जो है आप जिस तरीके से हमारा एक गरीब देश है हम लोग, खामखा एक इकोनॉमी के साइज को बढ़ा चढ़ाकर बात बताई जाती है। कितने लोग यहाँ पर अभी नंगे सोते हैं, कितने लोगों को अभी रोजगार यहाँ मौजूद नहीं है।
ये सब बातें इस बजट में जो कुछ किया गया है, यानी कि 10-5 लोग मिलकर उनके साथ विदेशी इन्वेस्टमेंट लाने के लिए बिल गेट और दूसरे लोगों को मिला जुलाकर, जो कृषि क्षेत्र में, जो स्टोरेज के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, ये तमाम चीज़ें जो है जो लाना चाहते हैं, खरीदना रहे हैं, दुनिया में उनकी रिपोर्टें लग रही है, तो इसका मतलब उनके लिए एनवायरनमेंट बना के दे रहे हो। क्योंकि ये सिर्फ अगर ट्रैक्टर को या गाड़ियों को या बसों को या कारों को ही डैमेज करके, स्क्रैप करके आप खत्म करके विदेशियों की सेल बढ़ाना, देशियों पर ब्याज मल्टीप्लाई करवाना और फिर उनके माल को स्क्रैप करवा के जिंदगी भर उनसे नौकरी करवाते रहने का सिर्फ षड्यंत्र यहीं तक हो तो कोई बात नहीं है। आमदनी दुगनी करने की आप बात करते हैं। एफसीआई के जो गोदाम हर जिले में, इलाकों में आपने बना रखे हैं, जहां पर आप एमएसपी पे माल खरीदते हैं, एमएसपी पे माल खरीदने के बाद जो है उन गोडाउन में सेव किया जाता है। कुछ वो हमारी फौज के काम आता है, तो कुछ जो है वो ज़रूरत पड़ने पर आप उसको स्टोरेज रखते हैं, आपदा प्रबंधन के वक्त के लिए, अकाल को जहन में रखते हैं। उसके बाद आप जो है इसको राशन कार्डों पर सस्ता मुहैया कराने के लिए जो बिल पिछली सरकारों ने भी पास किया और आप भी अभी भी कमिटमेंट कर रहे हो कि राशन कार्ड पर आप जो दोगे गरीब को सस्ता अनाज और उनको गल्ला सबको दिया जाएगा, वो गल्ला कहाँ से दिया जाएगा? आप स्टोरेज बेच रहे हो। अगर ये स्टोरेज जो जितने भी गोदाम बने हैं, अगर ये आप कहते हैं इसमें जो है आप इन्वेस्टमेंट ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट कौन करने जा रहा है? सब जानते हैं, सारी दुनिया, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सारी दुनिया जानती है आज की तारीख में कि भारत के लॉजिस्टिकों को कौन खरीदेगा। ये आम आदमी खरीदने वाला नहीं है। हम सब की आपकी औकात नहीं है कि हम जो है बड़े बड़े गोदामों को खरीदें, उनकी ज़मीनों को खरीदें। ये कोई बड़ी कंपनियां कर सकती हैं। बड़ी कंपनियां कौन है सब जानते हैं। तो अब अगर सरकार ने जो इस देश की गाड़ी कमाई से चाहे लगान वसूल के किया, फिर उसके बाद टैक्स वसूल के किया, फिर उसके बाद तमाम जो प्रावधान करके वो चीज़ें बनाई गई थी, सरकारी इस देश की संपत्ति थी, जनता की संपत्ति थी, उसको सिर्फ चंद लोग उसके ऐश आराम से मजे उड़ाएंगे, क्योंकि वो घाटे का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि 100% बाजार उनके हाथ में दिया जाएगा। 100% यही है वो बिल, कृषि बिल, जो 100% आप उनके हाथ में दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि आप ये गोडाउन पे आप इस गोडाउन में अगर आप कुछ दिनों के लिए एमएसपी देने का बहाना भी करोगे तो कितना करोगे? मेरे ख्याल से आप जो है ये एमएसपी दे दोगे, उनसे किराया दोगे, उन जो अभी तक सरकार के थे उनको आप सरकार को कहेंगे हमने बेच के एक मुश्त पैसा ले लिया, और फिर इन्हीं लोगों के गोडाउन में रखने के लिए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा किराए के रूप में आप इनको अदा करोगे, जो इनके लिए 100% प्रॉफिट के रूप में आएगा। वो एक बात होगी जिसको कैलकुलेट करके इतना ही रखा जाएगा। अगर आप एमएसपी बंद कर दोगे तो फिर इसका मतलब है इन गोडाउन्स के अंदर वो लोग जो ओपन मंडी वाले हैं वो खरीद के इसमें स्टोरेज करेंगे। आप तो करेंगे नहीं। तो जब आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आप फिर राशन कार्ड पे गरीबों को भी अनाज नहीं देने वाले हैं। आप अगर देंगे तो फिर पहले ये लोग किसानों से खरीदेंगे, फिर आप इनसे खरीदोगे, यानी जो टैक्स का पैसा सरकार के पास गया है उस पैसे से फिर आप खरीदोगे, और उस खरीदने के बाद उसको एक तो किसान का माल सस्ता बिकेगा, दूसरा इसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आपको देना पड़ेगा, जो है जो प्रावधान आप करोगे कि आप किस रेट में इनको दोगे, यानी मुनाफे से सस्ता नहीं महंगा इनसे और उल्टा खरीदोगे। तो बीच में जो सीधा किसान से सरकार और सरकार से जनता तक अनाज जाता था, इसके बीच में अब एक सेठ जी होंगे। वो सेठ जी लेते हुए किसान को लूटेगा, मुनाफा कमाएगा, फिर हमारी ही सरकार के पास हमारा ही को लूटने के बाद फिर वो जनता तक पहुंचाया जाएगा। खेल बड़ा प्यारा खेला जा रहा है, देश का बड़ा भला हो रहा है मेरे सामने जो मुझे नजर आ रहा है। कमाल की भलाई इस देश में हो रही है, यानी कि गरीब मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला है आने वाले दिनों में। लगातार हम जीडीपी गिर रही है, जो जिस तरीके से यानी कि विदेशों से की जाने वाली इंपोर्ट चीज़ों पर आप रेट घटाएंगे तो इंपोर्ट यानी विदेशों का तैयार माल भारत में बढ़ जाएगा, जिससे भारत की कंपनियां जो छोटी मोटी चल रही है वो भी बंद हो जाएंगी, क्योंकि इन पर आप बढ़ा दोगे, इन पे आपने सरचार्ज लगा दिया, इन पे आप सेस लगा दिया। ये सेस जो है आप विदेशी कंपनियों पर भी लगा सकते थे, विदेशी शराबों पर भी लगा सकते थे, विदेशी कारों पर भी लगा सकते थे। नहीं, ये सेस जो है आप जो है इंपोर्ट पर नहीं लगाएंगे, देश के अंदर लगाएंगे सेस को।
तो वो सेस जो है, चूंकि किसानों पर भी ये सेस लगा है, क्योंकि वो तेल जो आप ले रहे हो उस पर ये सेस लगा है। बाकी जो प्रोडक्ट आप खरीद के लाते हो, 60% जो लोगों को रोजगार देने का काम करता है भारत में वो कृषि क्षेत्र है। यानी 60% लोग जो भारत का माल खरीदेंगे, जिसके ऊपर 4% सेस किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए लगाया गया होगा, इसको किसान से आमदनी करने वाले वो लोग ही पे करेंगे जिनको बढ़ाकर दिया जा रहा है। इसका मतलब उनकी आमदनी, उनके पैसे जेब से ज़्यादा निकलेंगे, माल उनके घरों में कम पहुंचेगा, उद्योग भी माल कम बना पाएगा, क्योंकि उनकी अपनी एक लिमिट है, आमदनी नहीं बढ़ेगी। ये पूरा खेल है, इस पर अलग से बात करेंगे। चौथा नज़रिया मेरा साफ तौर पर ये मुझे नज़र आ रहा है साहब कि पूरी तरह से चंद लोगों के लिए पूरे बजट का एक गहरा जाल बिछाया गया है और इस ट्रैप में देश फंस चुका है। और इस तरह जब के इस देश की जनता की हालत है, जैसे ये लड़की मस्त है अपने एरोबिक में, ये देश मस्त है टेलीविज़न की स्क्रीन पे झूठी कहानियाँ सुनने में, और मस्त है झूठी कहानियों पे यकीन करने में। मैं मस्त हो जाता हूँ, मगरिब का टाइम हो रहा है, नमाज़ पढ़ लेता हूँ। खुदा हाफिज़।